अपनी आंखों के सामने दलित मिडिल क्लास के राइज और फॉल, बस 70 साल में ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, तो मैं अपने इस कंधे पर नहीं ढोने वाला हूँ। ये जो दलित मिडिल क्लास की जो लाश है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। यह कहने वाले सिर्फ 2 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं। एक तो आरएसएस है, एक बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी दोनों एक ही, और एक इधर वाले। हाँ, एक जो है ये हुक्का राम है। मोटे मन से कह रहा हूँ कि दलित समाज में इस बात की डिमांड नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स दलितों आदिवासियों द्वारा बनाई हुई चीज़ों को खरीदे। अमेरिका में हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में 200 करोड़ के आसपास दिग्विजय सिंह आपके सामने कह रहे थे ना कि का बिजनेस हमने दे दिया था। अगर मध्य प्रदेश में पॉसिबल है, अमेरिका में पॉसिबल है, तो इंडिया में क्यों नहीं पॉसिबल है? इंडियन रेलवे और दलित मिडिल क्लास। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज चर्चा इसी विषय पर होगी और हमारे साथ दलित आइडियोलॉग, राइटर, ऑथर, एक्टिविस्ट चंद्रभान प्रसाद मौजूद हैं। चर्चा करूंगा उससे पहले जरा एक वीडियो भी देख लीजिए और उसकी कहानी भी समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिड़िया की और सांप की, जो आपने देखा और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब चिड़िया अपने घोंसले में अंडा देती है तो सांप, तरह तरह के विषैले सांप उस अंडा को पीने के लिए आते हैं और वो छोटी सी चिड़िया अपने पूरे ताकत, दम खम के साथ उस सांप का मुकाबला करती है। लब्बो लुआब यह कि आप उस चिड़िया के साथ खड़े हैं या उस सांप के साथ खड़े हैं। यहीं से बात शुरू होगी कि अगर दलित मिडिल क्लास का कोई घोंसला है तो घोंसला कब, कैसे बना, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर उस पर कोई अटैक कर रहा है सांप की तरह तो आप किसके साथ खड़े हैं, ये जानना जरूरी है। आज चंद्रभान जी से पूरा इंडियन रेलवे एंड राइज ऑफ दलित मिडिल क्लास एंड द मोरल्स, नैतिकता, दलित मिडिल क्लास नैतिकता के सवाल पर तमाम इन मुद्दों पर बहस करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं। पूरा इत्मीनान से आप ये वीडियो सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये यहाँ जो डिस्कशन और डिबेट आपको मिलेगा शायद बहुत कम चैनल पर ही मिले। भारत में तो थोड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर से दलित मुद्दों को लेकर, दलित मिडिल क्लास को लेकर, ट्राइबल शेड्यूल कास्ट को लेकर और इसमें बैकवर्ड इश्यूज़ को भी लेकर। बहरहाल चलता हूँ सीधे चंद्रभान जी के पास। और ओबीसी का रिजर्वेशन तो बात 90 के दशक में आया, लेकिन उसके पहले शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 40-42 साल से पहले से था। और उससे कैसे एक फॉर्मेशन हो रहा है, क्या पीएसयू की भूमिका पर पिछली बार हमने बात की थी। लेकिन इंडियन रेलवे इतना विशाल है कि इसका एक अलग बजट पेश होता है। बजट आने वाला है, देखना है उसमें कितनी कटौती हो रही, कितनी भर्ती होगी, तमाम ये मसले होंगे जिसपे चंद्रभान जी से बात करने वाला हूँ। स्वागत है चंद्रभान जी। थैंक यू प्रोफेसर फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जी चलिए सीधे इंडियन रेलवे पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवे और SC ST के लिए कब रिजर्वेशन लागू हुआ,
कितने स्ट्रेंथ थे, आजकल तो घट गया है नौकरी उसमें, ठेके पे बहुत लोग आ गए हैं। हाँ, अब तो 17 लाख से घट के 12 लाख रह गया है और घटता ही जा रहा है। देखिए, एक तो जो आपने वीडियो दिखाया है, इस तरह के वीडियो या चित्र प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिखाए जाते हैं ताकि क्योंकि उनका ब्रेन उतना विकसित नहीं हो पाया होता है, तो चित्रों के माध्यम से इस सब चीज़ों को उनको समझाया जाता है। आज दलित मिडिल क्लास को पता नहीं कैसी ट्रेनिंग और किसने ट्रेनिंग दी है कि हमें चित्रों वीडियो के माध्यम से बताना पड़ रहा है कि दलित मिडिल क्लास का घोंसला क्या है। दलित मिडिल क्लास, हम दलित लोअर मिडिल क्लास, दलित बाबू की बात नहीं कर रहे हैं। मिडिल क्लास जो ठीक ठाक पोजीशन पे, हाँ, जो जिसको 10,000 15,000 तनख्वाह डेली मिलती है, डेली। इसका, इस घोंसले का जो है गठन पिछले 70 सालों में कांग्रेस शासन के दौरान हुआ। चूंकि आपकी हमारी जो पढ़ाई की ट्रेनिंग है उसमें ही कोई भी बात कहने के साथ हमें रेफरेंस देना पड़ता है। हम जो नारे लगाने वाले लोग हैं उनको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो नारा रहता है। हाँ, वो कांग्रेसी है, वो एजेंट है, वो वगैरह वगैरह। तो रेलवे पहली ऐसी बड़ी संस्था है जिसमें आरक्षण आया संविधान लागू होने के बाद। कब आया? 50 में लागू हुआ। हाँ, उसी समय आरक्षण आ गया। ठीक है। पर रेलवे तो बड़ा स्ट्रक्चर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। कुछ लोग कमेंट में आपके अम्बेडकर नामा पर कह रहे हैं वो तो पहले से चल रहा है, बाबा साहब ने बनाया है। तो हमें वो अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे शुरू हुआ। हाँ, तो हमें इन बच्चों जैसे दलित लोगों से यह कहना पड़ रहा है कि रेलवे के अलावा रेल के कारपोरेशंस, कंपनियां अलग से बनी। और मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हमें देना पड़ रहा है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में है, ये 1950 में बना। अच्छा, संविधान लागू होने के साथ साथ। हाँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की है, जिसमें 13,000 लोग काम करते हैं, 1955 में बना। DLW वाराणसी का, मतलब ईस्टर्न यूपी बिहार में सब लोग जानते होंगे, अभी नाम उसका चेंज हो गया है, जो डीजल इंजन बनता था। यह 1961 में बन गया, 1961 में जी। फिर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज दिल्ली में है, यह 1974 में बन गया। आरकान इंटरनेशनल लिमिटेड दिल्ली में है, 1976 में बन गया। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स जहाँ इंजन बनते हैं पंजाब में है, यह 1981 में बना। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 1986 में बना। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर, यह 1984 में बनी कंपनी। रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में जो है 2008 में, हाँ 8 में बनी। लालू यादव जब थे रेल में मिनिस्टर, उस समय 2008 में बनी। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, यह 2012 में बनी। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज, यह 1999 में बनी। मतलब ये सब जो है ना बीजेपी के शासन में आने से पहले का, जो भी एक आध खाली अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने का दिख रहा है इसमें। हाँ है? और इसमें एक दो और कंपनियां हैं जो टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं ला पाया। तो ये घोंसला जो दलित मिडिल क्लास का घोंसला है। कितने टोटल स्टाफ हैं आपने कैलकुलेट किया है? इसमें जो रेगुलर स्टाफ है 59,098। अच्छा, यानी शेड्यूल कास्ट के अकेले 10,000। और जब किसी कंपनी में स्टाफिंग की बात करते हैं तो ये एक साइकिल होती है, चलती रहती है। लोग रिटायर होते हैं, ज्वाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इसी से दलित मिडिल क्लास का उदय हुआ। और जो ऑयल कंपनी के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है, और जो बाकी 300 प्लस जो ये हैं PSUs हैं, जिसमें से 255 फंक्शनिंग में हैं। तो इसी में से दलित मिडिल क्लास निकला। IAS कितने होते हैं, PCS कितने होते हैं, स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर डायरेक्ट बने लोग ये PSUs में बने। और पैसे वाला नवरत्न में भी बहुत लोग हैं। हाँ, नवरत्न, महारत्न, ये सब कंपनियां सरकार की बनी हैं, खरबों डॉलर की। और रेलवे में अंग्रेजों के बाद ये तमाम जो कॉरपोरेशंस बने हैं,
और जिसमें आरक्षण, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अभी घट के रह गया है 16.5%। 2020 में 17% था। शेड्यूल कास्ट कम होते जा रहा है। हाँ, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% है। पहला डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ शेड्यूल कास्ट के का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। हाँ, अगर किसी को डाउट हो तो जाकर देख ले इंटरनेट पर। तो यह घोषणा जो दलित मिडिल क्लास का है, पब्लिक सेक्टर से बना है, और उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। तो जब सांप ने उस पर हमला कर दिया है, तो अगर एक भी दलित भारतवर्ष में यह कह रहा है कि घोंसला और सांप दोनों एक ही चीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। नारे अच्छे होते हैं। सांप और नाग में क्या फर्क है? हम आप तो पढ़े लिखे तरह से बात करेंगे ना, हम नारे वाले लोग नहीं है ना। सांप और नाग में क्या फर्क है? हैं? तो दलित मिडिल क्लास के घोंसले पर हमला हो गया है, और दलित मिडिल क्लास के बहुत ट्रेंड जो चेतना वाले हैं, ये बोल रहे हैं दोनों एक ही चीज़ है, खाने दो सांप को। और हम और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समय बना है, बचाओ इसको, बचाओ इसको और विस्तार करो। एनिमी हमारा सांप है, घोंसला हमारा घर है, हमारा पैदाइशी घर है। तो अगर दलित मिडिल क्लास को ये बात समझाने के लिए हमें इतना ये प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो फिर तो अब क्या क्या दलित समाज का फ्यूचर होगा? नहीं, जो दोनों को सांप नाथ और नागनाथ एक जैसा उपमा देता है, बेसिकली उन तो इन्हीं फैक्ट्रीज और इन्हीं सरकारी उपक्रमों से बन के आया था ना। जो संगठन सब चल रहे हैं, सबका स्रोत दलित कर्मचारी और अफसर चंदे का है। सबका स्रोत वहीं से मिडिल क्लास फॉर्मेशन हुआ ना, उसी से चंदा भी आया। और उसी से अब दोनों को एक ही कर रहे हैं, पूरा लूट रहा है, पीट रहा है, लेकिन अंतर नहीं समझ में आ रहा। सांप नहीं, हमला करने वाला और जिस पर हमला हुआ दोनों एक ही चीज है। इसीलिए मुझे तो बहुत मुझे लगता नहीं ये कुछ हो पाएगा। हमसे करीब 15 साल पहले हमने किसी एक दोस्त थे जो दलित नहीं थे, डिस्कशन किया हमने। अच्छा। कि अगर टाटा की इतनी बड़ी ये कंपनी बन गई, आईटी कंपनी, इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी बन गई, और एक और तीसरी बहुत सी बड़ी कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं कंपनी बना सकती थी इस तरह से आईटी कंपनी? तो हमको उसी समय किसी ने कहा, हमें अच्छा नहीं लगा हालांकि उनका जवाब, कि इसकी डिमांड है दलित समाज में। आज जब दलितों के घोंसलों पर हमला हो गया है और सांप के पक्ष में कुछ दलित खड़े हो गए हैं, नाग के पक्ष में दलितों का एक सजग तबका सांप के साथ खड़ा हो गया है और बोल रहा है कि रतनलाल साहब, चंद्रभान प्रसाद ये जो है ये घोंसले के एजेंट हैं। अरे ये तो कांग्रेस के एजेंट है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि हम अपने घोंसले को बचाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं दो बातें कह के फिर आगे करना चाहूँगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, यह कहने वाले सिर्फ 2 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं। एक तो आरएसएस है, एक बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी दोनों एक ही, और एक इधर वाले। हाँ, एक जो है ये हुक्का राम है। 2002 में जब भोपाल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन निकला जिसमें आप भी शामिल थे, तो हमें तो एकदम ही कांग्रेस के एजेंट बता दिया। तो ये जो बातें कर रहे हैं, हमारे दलित समाज में इसकी डिमांड नहीं है। इंडियन स्टेट कैपिटलिज्म तो बाबा साहब के कलम से निकला है ना। जब मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम जहाँ प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है वहाँ प्राइवेट सेक्टर रहेगा, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की ज़रूरत है वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा। उसके बाद अब पता नहीं, बाबा साहब के बाद बहुत सारा ये सब बना है। लगता बाबा साहब ने नेहरू को होश दिया होगा। नहीं तो कोई मंत्र पढ़ाया होगा, कोई मंत्र पढ़ाया होगा कि ये स्टेट सेक्टर को मजबूत करना है, और उसी स्टेट कैपिटलिज्म से हम दलितों का जो भी है, ट्राइबल लोगों का भलाई के लिए पैसा आता है। तो अगर अपने घोंसले और सांप में जो समाज फर्क नहीं कर सकता है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है
जो दलित समाज के पतन को रोक सके। और जो इसको कह रहे हैं, वो बड़गला रहा है, तो कह रहा है कि विदेश जाओ तो यूरोसिया जाओ, हाँ, तो अगर कहाँ का नारे शासक समूह बनेंगे, हाँ, तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा यूटिलाइज नहीं होता है, वापस चला जाता है। तो अगर दलित समाज में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो आरएसएस से बढ़ चढ़ करके आरएसएस की बात कर रहे हैं, ये एविडेंस हमारे पास है ना। हमारा घोंसला किसने तैयार किया, एविडेंस हमारे पास है ना जी। तो अब ये सवाल आ गया कि 2 सवाल आते हैं मेरे जहन में। आप, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैंने अपने 20 साल अपने गंवा दिए। सप्लायर डाइवर्सिटी, उस समय यूट्यूब अम्बेडकरनामा नहीं था ना, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ 2-4 हज़ार लोग तो सुनते हैं। हाँ, अब 2-4 हज़ार सुनते हैं। तो अब एक सवाल ये है कि दलित समाज का मॉरल्स क्या है। हर चीज़ का एक नैतिकता होती है ना जी। तो जो दलित समाज जिन संस्थाओं से उसका जन्म हुआ है, उसी गर्भ गृह को, उसी गर्भ को गाली देने लगे, तो अभी तो समाज गया। आप देखिएगा 2030 तक शादियों की समस्या हो जाएगी दलित मिडिल क्लास में। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन इसको ये सब जो बना और जो सब PSU सब बने, उसमें तो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम तो थे ही उस समय। बहुत बड़ा हाथ था उनका, बहुत बड़ा हाथ था। उनको भी सब दलित समाज गाली देता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये दलित समाज, वो पढ़ा लिखा जो साहब जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा, हाँ, ये जो है चिलम वाले भाई साहब लोग हैं जो है दलित समाज के कमाई पर जो चल रहे हैं। तो एक दलित समाज का फिर नैतिक मानदंड क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आज कोई भी अम्बेडकरवाद का परिभाषा लेके आ जाता है, तो अम्बेडकरवाद जैसे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी चीफ जस्टिस ने भी कुछ इस पर कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसमें जो किसी भी लोकतंत्र के, किसी भी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है लिबरल डेमोक्रेसी में, सेपरेशन ऑफ पावर, एकदम जुडिशरी का अपना इंडिपेंडेंट ये है, एक्सिक्यूटिव अपना है, पार्लियामेंट अपना है, सब सेपरेट हैं। और एक CAG का ऑफिस है जो स्टेट के, सरकार के खर्चों पर नज़र रखता है। तो यह जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। बाबा साहब की विचारधारा का बेसिक स्ट्रक्चर कभी चर्चा हुई है इस पर? हाँ, कभी 11 फेल आदमी अपना एक अम्बेडकरवाद लेके चला आता है, कभी हाई स्कूल पास आदमी। किसी भी दुनिया में प्रोफेसर साहब ये अपने समाज को या देश को आइडियोलॉजिकल लीडरशिप कौन देता है? बुर्जुआजी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल समाज का हाईएस्ट रेड आदमी देता है। कांग्रेस के शुरू के 10 अध्यक्ष ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, और जो आजमगढ़ में 3 बार हाई स्कूल में फेल हुआ है, वो बोलता है चंद्रभान प्रसाद को क्या मालूम है कि बाबा साहब का की आइडियोलॉजी क्या है। जिसको जो है बोल दें कि ये जो है स्मॉल होल्डिंग्स एंड देयर प्रॉब्लम, इसको पढ़ो, 3 घंटे तक लगातार पढ़ो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 15 मिनट बाद बोलेगा गोली मार दीजिए। वो अभी कहता है चंद्रभान प्रसाद को क्या मालूम है, रतन लाल साहब को क्या मालूम है, हमें मालूम है सब। तो ये दलित मिडिल क्लास जो है एकदम भाषण तो लेकिन बहुत देता है, बहुत लोग देखिए 2-4 घंटे एकदम बॉम्बू की तरह। कहाँ से पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, हाँ, वो तो RSS का है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसी में से लेता है। हाँ, ये तो दलित समाज का नैतिक पतन भी कुछ लोगों ने कराया है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बाबा साहब पर मैंने किताब लिखी है जी, व्हाट इज अम्बेडकरिज्म। इस तरह से कोई और किताब लिखी हो दुनिया में तो कोई बता दे मुझे। और जितनी मेरी काबिलियत है उस हिसाब से लिखा हूँ। मैं 100% सही हूँ ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आलोचना के लिए जगह रहती है, हर समय रहता है। और तभी आप स्कॉलर हैं, तभी आप थिंक कर रहे हैं, जो भी छोटे बड़े हैं। उन्होंने कहा इस समाज में जो एक रेखा है जो अनटचेबल और पूरे समाज को वो बांटती है, वह एक ही रेखा है,
उन्होंने मुस्लिम हिंदू को भी साथ में रखा और ट्राइबल को भी उस समय कंसिडर नहीं किया था। अनटचेबल एंड नॉन अनटचेबल, दिस इज द ओनली डिवाइडिंग लाइन इन इंडियन सोसाइटी, जो मेरी समझ से। कोई भी चैलेंज कर सकता है, अच्छी बात है, डिबेट होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का खात्मा। और तीसरी बात उन्होंने जो करके दिखाया, राइट्स कम वन बाय वन, किस्तों में आती है ना वो, किस्तों में आती है। वो भारत की आज़ादी भी किस्तों में मिली और दलितों को जो राइट्स मिले वो भी किस्तों में आया। हाँ, तो अगर कोई यह कहे कि अंबेडकर जो साहब बोल रहे हैं, अच्छा उन्होंने आर्यन पर बताइए, दलित लोगों में कभी डिस्कशन होता है आर्यन थेसिस को डॉक्टर अंबेडकर ने कितना जहरीला डेंजरस बताया था। आजकल तो उल्टा एनर्जी लगा रहा है। हाँ? मतलब दलित मिडिल क्लास इस बात को सोच ले, जान ले, हु वेर शूद्राज में हु वेर आर्यंस करके लिखा है बाबा साहब ने, और उन्होंने कहा है कि ये तो आर्यन थेसिस बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पर उनके फॉलोअर्स, देखिए कोई ये कहे दलितों में चाहे गैर दलितों में, मैं बाबा साहब को नहीं मानता, मेरे हिसाब से आर्यन थे, मेरे हिसाब से विदेश से आए थे, मेरे हिसाब से उनको विदेश चला जाना चाहिए, ये मेरा विचार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। पर वह अंबेडकर के नाम बड़े बातें क्यों कर रहे हैं लोग? Why are they using Ambedkar's name and his blue flag? व्हाट्सएप में आया था। हाँ, तो वो तो व्हाट्सएप तो आरएसएस का है। तो ये अम्बेडकरिज्म क्या है, इस पर आप एक सीरीज चलाइए, और पेपर किताब के साथ। यहाँ तो हम किताब पेपर के बगैर बात नहीं करते हैं, वो तो सब रहता है रेफरेंस। हाँ, और कुछ इस तरह का फिल्म भी बननी चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। हाँ, बाबा साहब की स्टैंडिंग क्या थी, कोई एक स्टेटमेंट देने के पहले उनकी कितना शोध करते थे ना, कितना शोध करते थे। आप हुएर सुद्राज में देखिए कितना कहाँ से उन्होंने रेफरेंस वो लाए हैं। यहाँ तो किसी को रेफरेंस की जरूरत नहीं। रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में काशी प्रसाद जायसवाल, जिन पे मैंने पीएचडी की है, और अंबेडकर साहब से 10 साल बड़े थे वो, केपी जायसवाल ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थे, फर्स्ट बैकवर्ड, और उनकी किताब है हिंदू पॉलिटी, बहुत चर्चित किताब है, और कई रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ से कोट किए हैं उसमें, कई रेफरेंसेस। तो बताइए, हमारे समाज में बगैर रेफरेंस के बातें कहना, बगैर रेफरेंस के कोई किस पार्टी का एजेंट है यह कहना, ये तो समझिए कि समाज को अगर समाज एक कप है तो इसमें पत्थर डाल के समुद्र में फेंक रहा है। फिर भी दलित समाज के लोग, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि अगर हम, क्या दूसरी पार्टियां आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करती हैं? क्या उनको ये नहीं लगता होगा कि अगर ये दलित कांग्रेस को माफ नहीं कर सकते हैं, दुश्मन नंबर 1 बना के घूम रहे हैं, तो इनके लिए क्यों कुछ करना है? जो छोटी मोटी देनी है, स्टैच्यू वगैरह लगा तो खुश रहेंगे। तो वेलफेयर का पूरा आइडिया ही गायब हो गया हुक्मरान बनने के चक्कर में। हाँ, नहीं हुक्मरान कोई बने, देखिए 2000 में हम चुप हो गए। भोपाल डॉक्यूमेंट के बाद जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस की साजिश है दलित समाज में पूंजीपति पैदा करना, तो मैंने कहा यार तब इतना नहीं सोच सकता है जो समाज, और मुझे ही गाली दे रहा है कि पूंजीपति हो गया रहता था, चंदा ज्यादा मिलता। अभी तो इतना भी सोच नहीं पाते हैं ना। चिल्लड़ टाइप से चंदा इकट्ठा करने से बेहतर है कि इतना भी नहीं 1000 करोड़ का मालिक हो जाए, 2-4-10 लाख ऐसी तो इतना भी। तो मैंने कहा कि मैं कितना घंटों अपने घर में जो है 10 लोगों को रख करके और रिसर्च करा करके और खुद करके भोपाल डॉक्यूमेंट तैयार किया कि अमेरिका में ऐसे ऐसे होता है, इंडिया में संभव है, तो क्यों मुझे करना है? मैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता हूँ और वहाँ पर अपना किताब लिखूँ, बच्चों को पालूँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ। अब मैं तो भुगत चुका हूँ। मैं तो सबसे पहले बहुत बड़ा एजेंट निकला कांग्रेस का। कांग्रेस पता नहीं एजेंटी का पैसा देना है, देती है नहीं कितना किस रेट से। तो मुझे भी कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों को जाना चाहिए पार्लियामेंट में। मैं कहूँ गधे गवार लोग पार्लियामेंट में दलितों के नाम पर क्यों बैठे हैं, क्यों जाते वहाँ पर जाते हैं?
क्यों नहीं ये लोग कहते कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये जो ख़त्म हो रहा है, ये हमारे घोंसले पर ये सांप का हमला है। चाहे सांप हो चाहे नाग हो, दोनों मिल करके आए हैं हमला करने के लिए हमारे पर। तो आप जैसे लोगों को जाना चाहिए। हैं तो आप यंग हैं, आप जाइए। हैं तो नहीं तो दलित मिडिल क्लास की अपनी आंखों के सामने किसी पिता या माता को अपने बच्चे की अर्थी देना होता है तो लोग मानते हैं कि इससे दुखद चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। अपनी आंखों के सामने दलित मिडिल क्लास के राइज और फॉल बस 70 साल में ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, तो मैं अपने इस कंधे पर नहीं ढोने वाला हूँ कि ये जो दलित मिडिल क्लास की जो लाश है आप इसीलिए तो ये बहस चला भी रहा हूँ ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई संगठन चला नहीं रहे, चंदा किसी से ले नहीं रहे हैं। एक अम्बेडकर नामा के थ्रू जितना संभव हो सकता है कि राइट इन्फॉर्मेशन जो है ना, सही सूचना लोगों के पास पहुँचे। कि जो नारों में वो खुश हैं, यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो रहे हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी आ रहा है। अब एक वर्ड भी उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डाइवर्सिटी नहीं है। तो ये तो हम यही कह रहे हैं ना कि अपने जीवन में दलित मिडिल क्लास का शव मैं ढोने के लिए तैयार नहीं हूँ। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। व्हाट इज योर सजेशन? देखिए, मैं तो मुझे लगता नहीं है कि सूखे हुए पेड़ को जिलाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि आप में एनर्जी है, मैं क्यों 10 घंटे काम करके सब डिटेल लाऊं और कोई बोले इसमें अपने कमेंट में कि हाँ कोई नहीं, वो अपना बौद्धिकता दिखा रहा है ना। नहीं तो दलित समाज ऐसे लोगों को क्यों अपने अंदर घुसपैठ करने देता है? क्यों? नशा चढ़ाया ना, अभी 1 साल लगेगा पूरा जो है ना, सुई दे के, एंटीडोट दे के ना। चूँकि देखिए, दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन दलित इंटेलेक्चुअल क्लास का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसको भी समझना पड़ेगा। तो जो लोग आप जिस PSU का नाम ले रहे हैं, बेचारे 12 घंटा काम करते हैं, या सरकारी दफ्तर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 12 घंटा काम करते हैं, उसके घर भी आते हैं तो बॉस का प्रेशर, मंत्री का प्रेशर, तो उनको उस तरीके से शोध करने का, रिसर्च करने का तो समय मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। तो ये जितने ये बड़े बड़े संगठन चला रहे थे, उनके दिमाग में रोज जा जाके कि बाबा साहब ने कहा था कि धोखा दिया है पढ़े लिखे लोगों ने। ये गलत बात है, ये आगरा में नहीं बोला था, दूसरी बात उन्होंने कहा था। नहीं तो रेफरेंस देना चाहिए। रेफरेंस नहीं देगा ना, वो रेफरेंस मैंने दिया है। आपने दिया है? हाँ दिया है कि ऐसा नहीं कहा था, कुछ और कहा था। हमने भी आगरा में कई लोगों से पूछा। आगरा जो हमने 2 अंक निकाले हैं आगरा के, जो लेदर वर्क्स जिनका है, जो बड़े बड़े मालिक हैं, करोड़पति हैं, करोड़पति छोटा रह गया है। कहा नहीं बाबा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा था। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि इनके पास पढ़ने का वक्त नहीं था। आज जो बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे लेकिन नारा देने में बहुत माहिर थे, तो जाके कान में रोज फूकते थे, दोनों सांप ना थे, नाग ना थे। तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, ऑफिस में काम करते तो मान लिए। इंटेलेक्चुअल क्लास का फॉर्मेशन होता है विश्वविद्यालयों से। ठीक है, विश्वविद्यालय पे हमारा समाज ने उनकी नजर ही नहीं गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो 97 में रिजर्वेशन लागू हुआ, तो कुछ लोग आए इसमें, जैसे हम लोग भी आए यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ सवाल खड़े करना शुरू किए। फातिमा, ज्योतिबा फुले, सब बात चल रहा है, अम्बेडकर भी चल रहा है, कर्पूरी ठाकुर भी चल रहा है, जगदेव प्रसाद भी चल रहा है, कांशीराम भी चल रहा है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल क्लास का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जो आपकी शिकायत है, उस शिकायत को मुझे लगता है कि पुनः एक बार सोचना पड़ेगा और मिडिल क्लास से अपील करनी पड़ेगी कि आप ऑल्टरनेटिवली एक वैकल्पिक तरीके से सोच के देखो कि आपके साथ अल्टीमेटली हो क्या रहा है। देखिए, किसी की जीविका जाए या किसी के फ्यूचर जनरेशन की जीविका जाए, लाइवलीहुड, इससे बड़ा बुरा काम दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? नहीं। लाइवलीहुड जा रही है, हर पार्टी के लोग मजाक उड़ाते हैं दलितों का कि ये लोग जब कांग्रेस का नहीं हुए तो हमारा क्या होंगे। हाँ, क्यों प्रसाद जी, क्या दलित समाज में इस बात की डिमांड है कि इंडियन रिपब्लिक को जो खोलना चाहिए IT कंपनीज, जिस तरह से इन्फोसिस है, कि कोई समाज में डिमांड है? हम चुप हो गए। तो अब जो बातें हम कर रहे हैं अपनी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं जो मोटे मन से कह रहा हूँ
कि दलित समाज में इस बात की डिमांड नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स दलितों आदिवासियों द्वारा बनाई हुई चीज़ों को खरीदे। अमेरिका में हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में 200 करोड़ के आसपास दिग्विजय सिंह आपके सामने कह रहे थे ना कि का बिजनेस हमने दे दिया था। अगर मध्य प्रदेश में पॉसिबल है, अमेरिका में पॉसिबल है, तो इंडिया में क्यों नहीं पॉसिबल है? इसकी डिमांड नहीं है। इसके बाद भी कोई हमको गाली दे, आप तो नौजवान हैं, आप जो है आएंगे तो आप गला भी पकड़ लेंगे उनको, मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं? जो 20 साल तक मेरी बात जो है नहीं समझा, अब हो सकता है यंगर जनरेशन समझे, नौजवान साथी जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, जिनको दुनिया अभी प्राइवेटाइजेशन का मार 20 साल पहले कम पता चल रहा था। एक चीज़ और मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया कि अरे आप कमेंट देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आ रहे हैं। हमने कहा कहाँ इतना टाइम है, एक गाली कोई दे देगा तो हम 2 घंटे डिस्टर्ब रहेंगे कि हम तो एक अच्छी बात कह रहे हैं कि दलितों का आर्थिक भविष्य अगर नहीं है तो कोई भविष्य नहीं है। उसमें किसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये भूमंडलीकरण शुरू किया। वो तो पैकेज कुछ और भी था उसमें ना। नहीं, अगर मेरा भतीजा होता तो मैं इतना पीस लविंग आदमी हूँ, एक थप्पड़ जरूर मारता, या मेरा बच्चा होता, बच्ची होती। जिनके दिमाग इतने मक्खी से भी सूक्ष्म हो चुके हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ग्लोबलाइजेशन बिगेन फ्रॉम न्यूयॉर्क। अमेरिका के गर्भ से भूमंडलीकरण आया और पूरी दुनिया में फैला। भारत रोक के रखा था। चाइना 10 साल पहले इंटर हो गया ग्लोबलाइजेशन में, और चाइना आज एक सुपर पावर बन रहा है, इकोनॉमिक सुपर पावर। इंडिया की सोच ऐसी ही थी। जो हमारे दलित मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना सा दिमाग रह गया है, जो अपनी बर्बादी पर जो है जश्न कर रहे हैं। इंडिया 10 साल बाद ज्वाइन किया। और एक बात मैं आपको फिर पेपर लेके आऊँगा, एक गांव का, हम 5 गांव का अध्ययन कर रहे हैं, किस तरह से हर तीसरे चौथे दलित घर में बाइक आ गई। कार भी है। हाँ, कार भी है। दलित मिडिल क्लास की शादियों में पार्किंग की दिक्कत हो जाती है। तो यह तो भूमंडलीकरण के बाद हुआ ना। तो इतना, जिसके पास इतनी सी अक्ल नहीं है कि अमेरिका भूमंडल का केंद्र है, जो ये सोचे कांग्रेस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से नए टेक्निक डेवलप करो ना, हिस्सेदारी की। यस। तो जिसके पास इतनी सी अक्ल नहीं बची है कि कांग्रेस ने शुरू किया भूमंडलीकरण, ये इंडिया ने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया। नंबर 1। नंबर 2, आज दलित दूल्हे अपनी शादियों में ईस्टर्न यूपी में नोटों की माला पहनते हैं। जो दलित समाज चवन्नी के लिए अपना कोई जेवर जो है गिरवी रखता था, आज उनकी जनरेशन नेक्स्ट जो है नोटों का माला पहन रही हैं। तो ये शहरों की तरफ जो माइग्रेशन हुआ दलितों का, हमारी रिसर्च के हिसाब से 1990 में ऑन एन एवरेज पर दलित बस्ती ईस्टर्न यूपी के एक ब्लॉक बिलरियागंज में 7 दलित बाहर गए थे। ये सरकारी नौकरी वाले नहीं, मजदूर। 2008 आते आते यह संख्या 50 हो गई। और जो 5 गांव का जो हम अध्ययन किए हैं, 150 पर विलेज दलित निकले बाहर। तो भूमंडलीकरण से जो ग्लोबलाइजेशन से जो अपॉर्चुनिटीज आई, तो दलितों को गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन कुछ तांबा वगैरह मिला ना। आज नहीं, उसका अवसर उठाता ना, इसका मिडिल क्लास उसको विमर्श को पैदा करता ना। हाँ, कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे न्यू भूमिका होगी। हाँ, तो खरबों रुपए जो दलित जो माइग्रेंट शहरों से गांव में भेज रहे हैं, ये तो तभी संभव हुआ ना जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, माल आए, रोड बड़ी बड़ी बनने लगी, तब तो इनको जॉब। एक आखिरी सवाल चंद्रभान जी, अगले एपिसोड में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हर समय एक बात तो ये कहते हैं कि स्टेट सोशलिज्म से डिमांड रखनी चाहिए, स्टेट कैपिटलिज्म से डिमांड रखनी चाहिए, और ये रखनी चाहिए। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्टेट एक्शन, यस, फ्रॉम अबव। तो ऊपर से राज्य कुछ कल्याणकारी करेगा, ये करेगा, हिस्सेदारी देगा। जहाँ तक आइडिया है, अनुमान है कि जो मिडिल क्लास
बना उभरा, उसने इतने चंदे दिए हैं कि वो खुद भी इन्फोसिस बना सकता था, या बैंक खोल सकता था, या यूनिवर्सिटी खोल सकता था कहीं। उस तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं किया? क्या और गाली खाना चाहते हैं? देखिए, दलित समाज में मैं पैदा हुआ ना। नहीं, कोई मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया, दलित टाइम्स ऑफ इंडिया खोलता कुछ, जो दलित मिडिल क्लास, पैसा गया किधर? दलित मिडिल क्लास की जो पर्सनालिटी है, वो लंच करके आप आए और दाल यहाँ लगा रह गया, आपने कहा यहाँ दाल लगी है, पूछ लीजिए, तो बजाय आपको थैंक यू कहने के आप पर भड़क जाएगा, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है दाल लगी है, तेरा क्या ऐसे जाता है। तो इस समाज को जो जैसा ही चल रहा है चलने दीजिए। जब शादियों का भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा, जब बिजली कट जाती है, गर्मी में पंखा बंद हो जाता है, तब आदमी परेशान दिखाई पड़ता है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए पंखा, ऐसे कोई लकड़ी का बना हुआ, तो थोड़ा राहत मिलती है उसको ना। अभी तो दलित सोच रहा है कि हमारा तो अब हो गया भला, अब आगे कुछ ना होना, आगे देखेगा अपना जो आगे जो लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए। घर घर दलित मिडिल क्लास में लड़कियां अनमैरिड मिलेंगी, आप देख लीजिएगा, और मैं एविडेंस इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसका प्रभाव अगर पड़ा 100-500 फैमिली पे भी, तो अभी से कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देगा। अब गाली न दे, हम तो यही सोचते हैं कि गाली मत दे भाई। तो गाली मुझे तो बहुत गालियाँ मिलती है। तो आप तो अभी नौजवान हैं और आपको तनख्वाह मिलती है, आप अपने जेब से भी पैसा खर्च करते हैं, आप चंदा नहीं लेते हैं। बोले तो सब कहता है कि हम चंदा लेते, हम चंदा लिए थे लंदन पढ़ाने के लिए, जर्मनी पढ़ाने के लिए, कलकत्ता पढ़ाने के लिए, और सीधा स्टूडेंट के अकाउंट में ही लिए थे। आपको याद होगा स्ट्रेट। तो जो दिन रात इस तरह का काम करता है, तो उसको लगता है वो भी ऐसे ही कर रहे होंगे। जो दिन रात है चंदा मांगते रहता है, उसको लगता है कि अच्छा रतन लाल ही मांग रहा होगा। हाँ, जो क्योंकि उसका ऐसे ही वो थिंकिंग का जो है प्रोसेस ऐसे ही हुआ, बना है, ऐसे ही बना है, उसको ऐसी ट्रेनिंग मिली है, बगैर एविडेंस के, बगैर रीजनिंग के, बगैर लॉजिक के। हाँ, तो अब जो दलित समाज मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जब उनको कोई ट्रेनिंग देने जाए अम्बेडकर बात की, तो एक बात तो पूछ लेनी चाहिए ना कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है। मैं आखिरी बात ख़त्म करने से पहले, अभी हमारी सोसाइटी में जो है 15 अगस्त को झंडारोहण था, 26 जनवरी को, कल ही। तो उसमें एक सज्जन आ गए और बात करने लगे अमेरिका इंडिया के बारे में, बोले कि इंडिया में फ्रीडम की स्वतंत्रता अमेरिका से ज़्यादा है। मालूम मैंने कहा, मुझसे क्या कहा? क्या? मैंने कहा आप बिजनेसमैन हैं, आई रेस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर ए जॉब गिवर। मेरा ट्रेनिंग है पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, लिखना। ये बहस जो है आप जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ करिए, मेरे साथ पैनल में बैठने लायक नहीं है। जाइए वहाँ, जाइए। 10 लोग सुन रहे थे। शर्म नहीं आती? आप मुझसे ही बहस कर रहे हैं कि अमेरिका अच्छा है या इंडिया अच्छा है, लोग मर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। तो दलित मिडिल क्लास से आप क्या बहस करेंगे? आप नहीं बहस, लेकिन देखिए हम तो डेमोक्रेटिक आदमी हैं। हम डेमोक्रेटिक आदमी नहीं थे। नहीं, आपकी नाराजगी ठीक है, लेकिन हम लोग सब डेमोक्रेटिक लोग हैं। संवाद जारी रहेगा। संवाद ऐसा हुआ ही नहीं। बताइए कहाँ संवाद हो रहा है? कहाँ हो रहा है संवाद? पहले ये बताइए मुझे। नारे लगाने के अलावा कहाँ संवाद कहाँ हो रहा है? आंकड़े लेके कौन आ रहा है कि भाई बजट आ रहा है, बजट में दलितों की हिस्सेदारी क्या हो? इस पे कहीं बहस किसी मंच पे देख रहे हैं? एक इंग्लिश में टर्म है फैंटेसी, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ एकदम, हाँ ठीक है, अजीब किस्म का स्वप्न, मोह, दिवा स्वप्न। तो अब ये बताइए कि ये फैंटेसी जो है कि मैं पार्लियामेंट के गुंबद पर खड़ा होकर के और अंडरवियर पनियान पहन करके दूरबीन से अखंड भारत पर शासन करूंगा, इसमें सुनकर इसमें ज़्यादा आनंद है, या इसमें यह है कि भैया ऐसा कि बिजनेस करिए, पैसा बचाइए, पब्लिक सेक्टर डूब रहा है, उसके बचाने के लिए आप लड़ नहीं सकते हैं, तो जो लड़ रहा है उसको सपोर्ट करिए। तो ये सब कह के गाली खाइए आप। मैं क्यों खाऊं गाली? मैं तो
ईशान के चैनल पर पसंद करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चंद्रभान जी हैं, गुस्सा वाजिब है और बात तो मार के की है। जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो जो प्राइवेटाइज्ड वर्ल्ड में आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नारा नहीं देते हैं नारा का, लेकिन चीड़ फाड़ जरूर करते हैं, उसका ऑपरेशन जरूर पूछिए। हेलो दलित मिडिल क्लास, आप घोंसले के साथ खड़े हैं जिस पर सांप ने अटैक कर दिया है, नागनाथ और सांपनाथ ने, या नागनाथ सांप और सांपनाथ के साथ हैं? ठीक है, ये बात जरूर पूछिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम, जय भारत। साहब खूब गाली खाइए।